हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है डेली करंट अफेयर्स फॉर 21 अप्रैल। तो 21 अप्रैल के डेली करंट अफेयर्स है, दोनों लैंग्वेजेस में आते हैं, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, यानी कि दोनों तरह के छात्र छात्राएं जो हैं वो इनको पढ़ सकते हैं। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ साथ लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो करंट अफेयर्स हैं आपकी सभी आगे हमें जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, चाहे वो प्रीलिम्स की हों चाहे वो मेंस की हों, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो 3 जून को, यूकेपीएससी देने जा रहे हो आप, चाहे वो लोअर पीसीएस मेंस हो इसमें, चाहे अपर पीसीएस मेंस हो, चाहे आरओ एडवोकेट जनरल हो, और चाहे यूपी पीसीएस हो जो कि 12 जून को पेपर है, और यूके ट्रिपल एससी या अपर पीसीएस, जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स हैं। हर एग्जाम में करंट अफेयर पूछे जाते हैं और करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा पोर्शन आजकल के एग्जाम्स में रहता है, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से देखते चल जाइएगा। 21 अप्रैल के करंट अफेयर्स है। गाइस बताना चाहूँगा कि अगर आपने लोअर पीसीएस मेंस की या एफआरओ मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसकी फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि लोअर पीसीएस मेंस अब एग्जाम है अगस्त में, तो अगर उसकी फुल प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि लोअर पीसीएस मेंस और एफआरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, जिसमें सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस, लेटर राइटिंग प्रैक्टिस, हर तरह से प्रैक्टिस करवाई जा रही है उसमें, जिससे कि आपका पेपर बहुत अच्छे से हो सके, जो कि अगस्त में प्रस्तावित है। चलिए देखते हैं कि अगर हम न्यूज़ देखें तो सबसे पहले GS1 में अगर हम न्यूज़ देखें, ज्योग्राफी की एक न्यूज़ है कि इंडिया ने 1 सेंटीमीटर रेनफॉल का लॉस किया है, यानी कि जो हम रिवाइज किया था, हमने 1-2 दिन पहले करंट अफेयर्स में कवर किया था इसको, कि इंडिया ने जो IMD है, इंडिया का जो मौसम विभाग है, उसने मानसून का जो रेशो है उसको रिवाइज करके पहले 89 सेंटीमीटर हुआ करता था, फिर इसको 88 कर दिया और अब उसको 87 कर दिया। तो IMD हैज़ चेंज्ड इट्स डेफिनेशन ऑफ द LPA, यानी कि जो लॉन्ग टर्म जो पीरियड एवरेज है, विच इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द एवरेज रेनफॉल ओवर अ 50 ईयर पीरियड। तो IMD ने अपनी डेफिनेशन चेंज कर दी LPA की, जो कि 50 ईयर इंटरवल का, जो कि 50 ईयर इंटरवल का पीरियड है, एंड एज पर द नॉर्म्स ऑफ द WMO टू विच इंडिया एज ए सिग्नेटरी शुड बी अपडेटेड एवरी 10 ईयर्स। देखिए, भारत जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है और उसका सिग्नेटरी है, तो उसमें हमें क्या करना है कि हर 10 साल बाद हमें जो रेनफॉल का टाइम है या रेनफॉल का जो एवरेज है उसको रिवाइज करना है। तो यहाँ पे 50 ईयर के इंटरवल को हमें हर 50 ईयर के इंटरवल पे 10-10 साल के डिफरेंस पे उसको रिवाइज करना है। तो IMD स्ट्रक विद एन LPA नंबर ऑफ 89 सेंटीमीटर फ्रॉम 1951 टू 2000 तक, यानी कि इन 50 साल में 1951 से लेकर 2000 तक IMD ने, जो भारत का मौसम विभाग है, उसने इसको 89 सेंटीमीटर रखा 2018 तक, यानी कि कहने को तो ये 2000 के बाद चेंज होना चाहिए था, लेकिन इसको हमने 2018 तक रखा। वैन इट वॉज अपडेटेड टू 88 सेंटीमीटर। अब 88 सेंटीमीटर हमने इसको अपडेट कर दिया। क्यों करा 88 सेंटीमीटर? जिससे कि 1961 से लेकर 2010 तक का रिफ्लेक्शन कर सके ये एवरेज का, और अब 1971 से लेकर 2020 तक के एवरेज को दिखाने के लिए हमने क्या करा है, इसको कम करके 87 सेंटीमीटर कर दिया। इसका मतलब ये हो रहा है कि बारिश कम हो रही है। द IMD एक्सप्लेन्स द लॉस ऑफ अ सेंटीमीटर एवरी डेकेड एज पार्ट ऑफ अ नेचुरल साइकिल। अब देखिए, IMD ने इसको कैसे बताया, यानी कि जो भारत का मौसम विभाग है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, जो भारत का मौसम विभाग है, उसका कहना ये है कि ये अपना में एक प्राकृतिक साइकिल है, नेचुरल साइकिल है, जो हमने 1 सेंटीमीटर का लॉस शो किया है। उन्होंने इसको किस तरह से शो किया है कि एक नेचुरल साइकिल होती है मानसून की, जहाँ पे 30 साल कम बारिश होती है, या जिसको हम वो ड्राई इपोक बोलते हैं, कि 30 साल तो बहुत कम बारिश होगी, शुष्क युग होगा, यानी कि यहाँ पे इस फॉलोड बाय 30 ईयर्स ऑफ वेट इपोक। उसके बाद 30 साल का वेट इपोक होगा, यानी कि गीला इपोक आप कह सकते हैं, गीला युग कह सकते हैं, है ना, या आर्द्र युग कह सकते हैं। तो इंडिया बिगेन अ ड्राई इपोक इन 1970 टू 80 डेकेड। अब उनका कहना यह है कि भारत जो शुष्क इपोक में एंटर किया, ड्राई इपोक में एंटर किया, वो 1970-1980 के आसपास किया, और उसके बाद उसका अब न्यूट्रल फेज चल रहा है, और अब ये वेट इपोक में एंटर करेगा 2030-2040 के डेकेड में। तो 30 साल का वेट इपोक होता है, 30 साल का ड्राई इपोक होता है, तो ऐसे साइकिल चलती रहती है। इस वजह से ये बारिश का जो एवरेज है वो कम किया जा रहा है। तो जब वेट इपोक आएगा, तो IMD का कहना है कि वेट इपोक आने के बाद ये जो सेंटीमीटर्स में 89-87 कर रहे हैं, इसको बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि ये बढ़ जाएंगे। तो अब देखते हैं ऐसा कब होता है। नेक्स्ट आता है कि 18 अप्रैल को डेजिग्नेट किया हुआ है यूनेस्को ने इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स। तो 18 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर करा यूनेस्को ने, मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, और इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज डे भी कहा जाता है। तो 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे भी कहा जाता है, और इसको इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। GS2 में देखें तो फंक्शनिंग ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, यानी कि जो प्रवर्तन निर्देशालय है, इसका फंक्शनिंग देखते हैं कि प्रवर्तन निर्देशालय की फंक्शनिंग कैसी है। तो जो पुमला है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि जो धन शोधन निवारण अधिनियम है, पुमला जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाज ब्रॉट इन टू प्रिवेंट पार्किंग ऑफ मनी आउटसाइड इंडिया। अब देखिए, भारत में क्या हो रहा था कि
जो भारत में कई सारे लोग ऐसे करते थे कि वो भारत में टैक्स बचाने के चक्कर में या यहाँ पे जिससे कि उनकी जो ब्लैक मनी है वो वाइट मनी ना हो जाए या वो किसी के सामने आ ना जाए, अपने पैसे को किसी बाहर दूसरे देश में पार्क कर देते थे, यानी कि बाहर दूसरे देश में रख देते थे, चाहे वो स्विस बैंक में रखें चाहे वो किसी भी कंट्री में रखें। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वॉज ब्रॉट इन टू प्रिवेंट पार्किंग ऑफ मनी आउटसाइड इंडिया एंड टू ट्रेस आउट द लेयरिंग एंड द ट्रेल ऑफ मनी। तो अब देखिए भारत ने ये एक्ट लेके आए, पुमला एक्ट लेके आए 2005 में, वो इसलिए लेके आए जिससे कि हम ये पता कर सकें कि भारत का पैसा कहाँ बाहर गया है और लेयरिंग कहाँ है। यानी कि लेयरिंग का मतलब है कि आपने कहीं पैसा ढक तो नहीं दिया किसी चीज़ से, किसी चीज़ के थ्रू, एंड द ट्रेल ऑफ मनी, कि पैसा जो है वो चल किस तरह से रहा है, पूरी ट्रेल किस तरह से चल रही है, इसको सबको इन धन की परत को सबको पता लगाने के लिए पुमला एक्ट लाया गया। द ईडी गॉट इट्स पावर टू इन्वेस्टिगेट दीज क्राइम्स अंडर सेक्शन 48 एंड 49 ऑफ द एक्ट। तो सेक्शन 48-49 जो है पुमला एक्ट का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, उसके तहत ईडी को पावर ही मिली है कि वो इन सभी केसेस पे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। देखिए जब पुलिस है तो ईडी की ज़रूरत क्या है, तो यहाँ पे आप ये डिफरेंस समझिएगा कि पुलिस तो अपना काम करेगी लेकिन ईडी का भी एक इंडिविजुअल एक स्पेसिफिक वर्क है, वो भी हम आगे समझेंगे। It goes back to 1 May 1956 when an enforcement unit was formed in Department of Economic Affairs, Ministry of Economic। तो अब देखिए अब क्या हो रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है उसके तहत 1956 में एक इन्फोर्समेंट यूनिट बनाया गया फॉर हैंडलिंग एक्सचेंज कंट्रोल लॉ वायलेशंस अंडर दी फेरा। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था उस टाइम पे 1956 के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो एक्सचेंज कंट्रोल लॉज वायलेशंस हो रहे थे, है ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए एनफोर्समेंट यूनिट बनाई गई थी। ईडी टुडे इज़ अ मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन। आज के टाइम पे ये मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वेस्टिगेटिंग इकोनॉमिक ऑफेंसेस, जो भी पैसे से वित्तीय अगर आप कह सकते हैं कि जहाँ पे भी पैसे से रिलेटेड जो भी क्राइम है, ऑफेंसेस हैं अंडर द पुमला, अब चाहे वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हो, चाहे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट हो। जो ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट है ये हाल ही में 2018-2017 में ही बनाया गया है। इसके तहत जो फर्स्ट पर्सन जिनको डिक्लेयर किया गया था फ्यूजिटिव का मतलब होता है जो भगोड़ा है, यानी कि जो एक देश को छोड़ के भाग गया, तो जो विजय माल्या हैं उनको डिक्लेयर किया गया था फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और फेरा का मतलब है वही फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो इन सभी एक्ट्स के तहत ईडी वर्क करता है। Whenever any offence is registered by a local police station which has generated proceeds of crime over and above ₹1 crore, ED steps in। अब देखिए जहाँ पे भी पुलिस कोई केस रजिस्टर करती है जहाँ पे उस केस में अमाउंट यानी कि जो धोखाधड़ी हुई है या कुछ भी क्राइम हुआ है वो 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है, वहाँ पे ईडी का काम शुरू हो जाता है। ईडी कैन ऑल्सो कैरी आउट सर्च, यानी कि ईडी जो है प्रॉपर्टीज़ में सर्च भी कर सकती है, सीज भी कर सकती है इफ़ इट सस्पेक्ट्स मनी हैज़ बिन लॉन्डर्ड, कि अगर मनी को लॉन्डर्ड किया गया। अब देखिए लॉन्डर्ड का मतलब क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है। देखिए लॉन्ड्री का मतलब क्या है, लॉन्ड्री पे अगर आप सिंपल समझेंगे कि लॉन्ड्री होता है कि जैसे हमें कपड़े साफ़ करवाने होते हैं तो हम अपने गंदे कपड़ों को लॉन्ड्री में दे देते हैं जिससे कि वो साफ़ होकर आते हैं। लाइक वाइज अगर आपके पास ब्लैक मनी है, अगर आप उसको लॉन्डर्ड कर देंगे तो हम गलत तरीक़ों से हम क्या करते हैं, ब्लैक मनी को वाइट मनी में हम उसको कन्वर्ट करवा देते हैं, यानी कि आपके पास जो गंदा पैसा था आपने उसको साफ पैसा बना दिया, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई कि मनी को आपने लॉन्डर करवा दिया। सिंस द पुमला वाज इनेक्टेड ओनली इन 2005, एनी इल गॉटन प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बिफोर द ईयर 2005 हैज़ नो केस अंडर पुमला। तो यानी कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये 2005 में आया, तो इससे पहले अगर कोई प्रॉपर्टी ली गई है तो वो इस एक्ट के तहत नहीं आती, तो ईडी उस पर वर्क नहीं करता। लेकिन अगर उससे उसका यूज़ या उससे वित्तीय लेन देन 2005 के बाद हुआ है उस प्रॉपर्टी में, तो वहाँ पे ईडी काम करेगी। इफ़ द पर्सन इज अरेस्टेड ईडी गेट्स 60 days टू फाइल द प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट, यानी चार्जशीट दाखिल करने में ईडी को 60 दिन का समय दिया जाएगा। एज द पनिशमेंट अंडर पुमला डज नॉट गो बियॉन्ड 7 years। तो जो पुमला के तहत जो सज़ा मिलती है वो 7 साल से ऊपर की नहीं मिलती। इफ़ नो वन इज अरेस्टेड एंड ओनली द प्रॉपर्टी इज अटैच्ड देन द प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट अलॉन्ग विद अटैचमेंट ऑर्डर इज टू बी सबमिटेड बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विद इन 60 days। यानी कि अगर किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, सिर्फ प्रॉपर्टी उसकी अटैच कर दी गई है, यानी कि प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करके हम पैसा रिकवर कर सकते हैं, तो ये सब काम आप जो है 60 days के अंदर कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है WHO DG टू विजिट इंडिया, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो भारत आ रहे हैं। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ द WHO जो टेड्रोस हैं, टेड्रोस घेब्रेयेसस जो हैं, और प्राइम मिनिस्टर हैं मॉरिशस के प्रविंद कुमार जगन्नाथ, ये फॉरेन गेस्ट बन के आ रहे हैं। जो WHO ग्लोबल सेंटर बनने जा रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन का जामनगर गुजरात में। तो देखिए WHO का ग्लोबल सेंटर इनॉग्रेशन कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन ट्रेडिशनल मेडिसिन का, यानी कि जो पारंपरिक हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसके अंदर जामनगर गुजरात में, तो उसका जो इनॉग्रेशन हो रहा है उसमें WHO के DG आ रहे हैं और साथ साथ मॉरिशस की प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं।
तो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन विल बी द फर्स्ट ग्लोबल आउटपोस्ट फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड इज एम्ड एट क्रिएटिंग एन इंटरनेशनल हब फॉर ग्लोबल वेलनेस। तो एक इंटरनेशनल हब बनाया जा रहा है ग्लोबल वेलनेस के लिए। नेक्स्ट देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूके रवांडा असाइलम प्लान। देखिए यूके ने यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने और रवांडा ने एक असाइलम प्लान यानी कि शरण योजना का एक पैक्ट साइन किया है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम में घुसने वाले जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो गैर कानूनी रूप से जो यूके में एंटर कर रहे हैं, उनको यूके क्या कर देगा, डिपोर्ट करके रवांडा में भेज देगा, और उसका खर्चा भी कौन देगा, यूके देगा। तो रवांडा डील इज़ द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ अ की ऑब्जेक्टिव इन द यूके नेशनैलिटी एंड बॉर्डर बिल 2021। तो यूनाइटेड किंगडम ने 2021 में एक बिल लेके आए, यूके नेशनैलिटी एंड बॉर्डर बिल, विच इज़ टू डेटर इलीगल एंट्री इनटू द यूनाइटेड किंगडम। यानी कि ये इसलिए लाया जा रहा है जिससे लोगों को डराया जा सके कि आप यूनाइटेड किंगडम में इलीगली एंट्री ना करें। अगर आप करेंगे और आप पकड़े जाएंगे तो आपको भेजकर रवांडा भेज दिया जाएगा, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। अंडर दिस डील रवांडा विल फंक्शन एज अ होल्डिंग सेंटर वेयर असाइलम एप्लीकेंट्स विल वेट। अब देखिए अब इसमें क्या हो रहा है कि रवांडा जो है एक होल्डिंग सेंटर के रूप में कार्य करेगा। होल्डिंग सेंटर का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे उसको लोगों को वहाँ पे पकड़ के रखा जाएगा। वेयर असाइलम एप्लीकेंट्स विल वेट। अब वहाँ पे असाइलम एप्लीकेंट्स यानी कि जो लोग शरण चाहते हैं, जो लोग शरणागत हैं और चाहते हैं कि वो यूके में रहें, तो उनको वेट करना पड़ेगा, इतने उनको रवांडा में रखा जाएगा। while the Rwandan government makes decisions about their asylum and resettlement petitions within Rwanda। तो अब जो रवांडन गवर्नमेंट है उस टाइम पे वो पता करेगी, असाइलम के लिए ऊपर डिसीजंस लेगी और रीसेटलमेंट पिटिशंस के ऊपर डिसीजन लेगी रवांडा के तहत ही, रवांडा के अंदर ही। तो ये इस डील के तहत किया गया है। अकॉर्डिंग टू द यूके गवर्नमेंट दिस इज टू कॉम्बैट पीपल स्मगलर्स who often charge exorbitant prices from vulnerable migrants to put them on unseaworthy boats from France to England that often lead to mass drownings। अब देखिए यूके गवर्नमेंट का कहना ये है कि ये हम पीपल स्मगलर्स यानी कि जो वो लोग हैं जो पीपल को, जैसे कि जो मोर्फिन होती है या ओपियम है, यानी कि जो ऐसे ऐसी ड्रग्स हैं, उनके स्मगलर्स होते हैं। इस तरीके से लोगों के भी स्मगलर्स हो गए हैं, जो लोगों को स्मगल करवाते हैं, लोगों से पैसा ले लेते हैं और उनको फ्रांस से इंग्लैंड में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में इलीगली एंट्री करवाते हैं ऐसी बोट्स के थ्रू, जो कि पानी में ज़्यादातर तैर नहीं सकती है और वो क्या हो जाती हैं, वो डूब जाती है। अभी हमने कुछ दिनों पहले कई सारी फ़ोटोज़ देखी जिसमें दिखाया गया कि लोग इलीगली एंट्री कर रहे हैं, सीरिया से भाग के आए हैं, कहीं से ही भाग के आए हैं, इलीगली एंट्री करना चाह रहे हैं कहीं से, और वो उनकी बोट डूब जाती है और कई सारे बच्चे या जो जितने भी पर्सनस होते हैं वो समुद्र में सब डूब के मर जाते हैं। द यूके विल पे रवांडन 120 मिलियन पाउंड्स bear all operational costs and provide a stipulated amount for each migrant। तो यूके का कहना यह है कि वो रवांडा को 120 मिलियन पाउंड देगा, जितना भी ऑपरेशनल कॉस्ट आएगा सारा खर्चा यूके देगा, और स्टिपुलेटेड अमाउंट देगा फॉर ईच माइग्रेंट, यानी हर माइग्रेंट के लिए कुछ पैसा दिया जाएगा जिससे कि उस माइग्रेंट का वहाँ पे खर्चा चल सके, उसका खाना पीना हो सके। Since 2018, there has been a marked rise in the number of refugees and asylum seekers that undertake dangerous crossings between Calais in France and Dover in England। तो जो डोवर पास है, डोवर पैसेज इंग्लिश चैनल है, उसको पार करने के लिए लोग फ्रांस से इंग्लैंड जाते हैं। तो वहाँ पे 2018 से देखा गया है कि उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कि जो असाइलम सीकर्स हैं यानी कि जो शरणागत हैं, जो चाहते हैं, अब ये शरणागत कहाँ से आ रहे हैं, ये जितने भी ऐसे देश हैं जहाँ पे भी युद्ध चल रहा है, चाहे वो यमन हो, चाहे वो सीरिया हो, ट्यूनीशिया हो, जहाँ पे भी जितने भी ऐसे देश हैं जहाँ पे लोग परेशान हैं क्योंकि वहाँ पे खुद गृह युद्ध चल रहा है या लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, तो उस चीज़ से बचने के लिए, यानी कि अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए लोग जो कर रहे हैं अपने देशों को छोड़ के जा रहे हैं और किसी अच्छे देश में जाके शरणागत बनना चाह रहे हैं, यानी कि वहाँ पर शरण लेना चाह रहे हैं। तो रवांडन डील क्या है, तो यूके और रवांडा माइग्रेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप हो रही है। एक एमओयू साइन हुआ है यूके और रवांडा के बीच में। तो यूके और रवांडा के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है अप्रैल 2022 में। इस डील के तहत रवांडा जो है वो असाइलम सीकर्स को लेगा जो भी यूनाइटेड किंगडम में 1 जनवरी 2022 के बाद इलीगली एंटर करा है, यूके उसको वापस भेज देगा। कहाँ पे, रवांडा में उसको वापस भेज देगा। रवांडा विल फंक्शन एज द होल्डिंग सेंटर की तरह काम करेगा, ये हम पढ़ चुके हैं। वेयर असाइलम एप्लीकेंट्स विल वेट वाइल द रवांडन गवर्नमेंट मेक्स डिसीजंस, जहाँ पे रवांडन गवर्नमेंट क्या करेगी, डिसीजन लेगी। नेक्स्ट GS3 में देखें तो स्टेटस ऑफ इंडियाज़ नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। देखिए भारत के नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के ऊपर स्टेटस अगर हम देखें तो भारत में पिछले कुछ टाइम से काफ़ी सारी, चाहे वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हों चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हों, साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो जिसके लिए हमारे पास कोई डिटेल्ड प्लान अभी नहीं है कि उनको किस तरह से हैंडल किया जाएगा। तो उसके ऊपर बहुत ही अच्छा आर्टिकल है न्यूज़पेपर का कि एज़ पर अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी फर्म पालो अल्टो नेटवर्क 2021 की रिपोर्ट से
महाराष्ट्र जो है वो मोस्ट टारगेटेड स्टेट है भारत का, जहाँ पे रैंसम वेयर अटैक्स जो हैं 42% तक हुए हैं। रैंसम का मतलब क्या होता है? देखिए, रैंसम वेयर अटैक्स में रैंसम क्या है? रैंसम का मतलब होता है किसी से रिश्वत लेना, या रिश्वत कहते हो या फिरौती मांगना, है ना। आप इस तरह समझ सकते हैं कि यानी कि मैं आपको, आपके किसी पर्सन को कुछ भी कर दूंगा, यानी कि जैसे ऐसा मान सकते हैं आप कि आपने किसी पर्सन को बंधक बना लिया, उसका अपहरण कर लिया और उसको छुड़ाने के लिए आपने कुछ फिरौती की रकम मांगी, तो वो फिरौती की रकम जो है वो रैंसम है। लाइकवाइज कोई कोई आपका क्या करे, कोई आपका कंप्यूटर में, कोई आपके डेटा सेट में क्या कर दे, छेड़खानी करके उसको हैक कर ले और कहे कि मैं इस हैक को तभी ख़त्म करूँगा जब आप मुझे कुछ पैसा देंगे इसके बदले में, तो वो रैंसमवेयर होता है। तो रैंसमवेयर अटैक्स हो रहे हैं महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र जो है भारत का मोस्ट टारगेटेड स्टेट है, 42% तक हो रहे हैं। 1 in 4 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन सफर्ड अ रैंसमवेयर अटैक इन 2021। तो हर 4 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में से एक ऐसी है जिसको 2021 में रैंसमवेयर अटैक का सामना करना पड़ा है। तो इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस विटनेस्ड 218% इंक्रीज इन रैंसमवेयर। तो आप देख सकते हैं कि 218% का इंक्रीज हो गया है रैंसमवेयर अटैक्स में, हायर देन द ग्लोबल एवरेज ऑफ 21%। अब देखिए, पूरे देश में, पूरी दुनिया में अगर हम देखें, पूरे विश्व में देखें, तो 21% के हिसाब से रैंसमवेयर अटैक बढ़े हैं। भारत में ये बढ़ के 218% हो गया है। सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज में 26% बढ़े हैं, कैपिटल गुड्स में 14%, पब्लिक सेक्टर में 9%, वर अमंग द मोस्ट टारगेटेड सेक्टर, ये सबसे ज़्यादा टारगेटेड सेक्टर्स हैं। इंक्रीज इन सच अटैक्स हैज़ ब्रॉट टू लाइट द अर्जेंट नीड फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडिया साइबर सिक्योरिटी। तो अब इन सभी अटैक्स के मद्देनज़र ये समझ में आता है कि भारत को अपनी साइबर सिक्योरिटी लॉज जो हैं उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, या साइबर सिक्योरिटी मजबूत करने की ज़रूरत है, जो कि नहीं हो पा रही है अभी। नेक्स्ट आता है नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। तो इसको अगर हम कॉन्सेप्चुलाइज करें, इसको नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को कॉन्सेप्चुलाइज किया गया है डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। उन्होंने एक 22 पेज की रिपोर्ट दी है जिसमें 21 एरिया बताए गए हैं जहाँ पे हम सेफ, सिक्योर, ट्रस्टेड, रिजिलियंट और वाइब्रेंट साइबर स्पेस चाह सकते हैं भारत के लिए, चाहे वो सेफ भी होगा, सिक्योर भी होगा, रिजिलियंट भी होगा। तो मेन सेक्टर्स क्या हैं इस फोकस के? अगर हम देखें इस रिपोर्ट में जो फोकस किया गया है उसके मेन सेक्टर्स क्या हैं? एक तो लार्ज स्केल डिजिटाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज है, कि जैसे बहुत तेज़ी से हम डिजिटाइजेशन कर रहे हैं पब्लिक सर्विसेज का, तो उसके ऊपर हमें ध्यान देना है कि डिजिटाइजेशन तो करना अच्छा है, लेकिन उसको सिक्योर भी करना ज़रूरी है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। सप्लाई चेन सिक्योरिटी, की जो सप्लाई चेन चल रही है, यानी कि जहाँ जितना भी सप्लाई होती है एक दूसरे से चीज़ें, जो सप्लाई चेन चल रही है उसकी सिक्योरिटी। और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, जो भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं, लाइकवाइज जैसे कि न्यूक्लियर स्टेशंस की, जो भारत में न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, तो ये जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका भी प्रोटेक्शन हमको चाहिए। नेक्स्ट आता है कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे इज़ द न्यू आर्मी चीफ। अब इससे पहले मनोज मुकुंद नरवणे थे, MM नरवणे थे, जो कि आर्मी के, इंडियन आर्मी के चीफ हुआ करते थे। अब जो मनोज पांडे हैं वो आर्मी के नए चीफ बन गए हैं। तो जो वाइस चीफ हुआ करते थे एक टाइम पे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, उनको 29th चीफ बना दिया गया है आर्मी स्टाफ का। ये पहले ऑफिसर हैं फ्रॉम द कोर ऑफ इंजीनियर्स, यानी कि इंजीनियर्स ग्रुप से ये पहले इंजीनियर हैं, पहले ग्रुप ऑफ कोर्स ऑफ इंजीनियर से पहले पर्सन हैं जिनको ऑफिसर बनाया गया है। हाईएस्ट एक आर्मी के अंदर जो हाईएस्ट पोस्ट दी गई है वो उनको दी गई है। एंड द फर्स्ट फ्रॉम कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स टू हेड द 1.3 मिलियन इंडियन आर्मी। 1.3 मिलियन का मतलब हो गया 13 लाख, यानी कि 13 लाख है इंडियन आर्मी की फोर्स। तो उसमें जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं वो नए आर्मी चीफ हैं। द सर्विस चीफ्स कैन कंटिन्यू इन ऑफिस टिल 62 ईयर्स ऑफ एज और फॉर 3 ईयर्स, यानी कि जो आर्मी चीफ होते हैं वो 62 ईयर्स एज तक काम कर सकते हैं, या 3 साल उनका जो टेन्योर रहता है जो भी पहले हो। और जो CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है, उनकी पोस्ट के लिए 65 ईयर्स की जो एज लिमिट है वो रखी गई है, या नो फिक्स टेन्योर डिफाइंड, यानी कि 65 ईयर्स तो है लेकिन उनका टेन्योर अभी डिफाइंड नहीं है कि उनका टेन्योर कितना रहेगा, मैक्सिमम 2 साल रहेगा, 3 साल रहेगा, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। सिर्फ इतना बताया गया कि उनकी मैक्सिमम एज 65 हो सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अभी एडिशनल एयर बैग को मैंडेट किया है व्हीकल्स में। ये एडिशनल एयर बैग्स, यानी कि पहले तो क्या होता था कि जो फ्रंट में जो 2 पर्सन्स बैठते थे, ड्राइवर और ड्राइवर के साथ में जो बैठते थे, सिर्फ वहाँ पे एयर बैग्स थे। अब एयर बैग्स की संख्या बढ़ा दी गई है कि कहा गया है कि हर गाड़ी में मिनिमम 6 एयर बैग्स होंगे, जिसकी वजह से थोड़ी सी गाड़ी की कॉस्ट बढ़ जाएगी, 17,000 के करीब गाड़ी की कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन इससे जो सेफ्टी सिक्योरिटी है पर्सन्स की, पैसेंजर्स की जो कार के अंदर बैठे हैं, उनकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। द गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड द इंस्टॉलेशन ऑफ 6 एयर बैग्स इन ऑल पैसेंजर व्हीकल्स। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि 6 एयर बैग्स का इंस्टॉलेशन किया जाएगा पैसेंजर व्हीकल्स में, टू एनहेंस सेफ्टी फॉर व्हीकल ऑक्यूपेंट्स, यानी कि जो उसमें यातायात कर रहे हैं, जो गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, व्हीकल में बैठ के जा रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए 6 एयर बैग्स का होना ज़रूरी है। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एक्सप्लेन्ड दैट दीज एयर बैग्स वुड बी डिप्लॉयड टू द
सीट्स और ऑन द साइड्स एट द स्टिपुलेटेड पोजीशन इनसाइड द व्हीकल। तो उनका कहना यह है कि इन एयरबैग्स को वाहन के अंदर, यानी कि जो वाहन के अंदर लगाया जाएगा निर्धारित स्थानों पर, यानी कि सीटों में और किनारों पे उनको लगाया जाएगा, यानी जितने भी एयरबैग्स हैं उन सबको वहाँ पे लगाया जाएगा। The deployment of the inflatable airbag in the mentioned position would help mitigate injuries in the torso region और ejection of the occupant from the vehicle। अब देखिए ये सभी एयरबैग्स लगा के क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपको जो चेस्ट वाला पोर्शन होता है, स्टमक वाला पोर्शन होता है, उन सबको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर मान लेते हैं इन केस एक्सीडेंट का केस कोई होता है तो वहाँ पे आपका ये सारा एरिया बचा रहेगा। और एक्सीडेंट में क्या होता है कि जब कोई पर्सन अगर सीट से उठ के गाड़ी से बाहर निकलने वाला हो तो उसको रोकने में भी ये काम करेगा। अगर आपने सीट बेल्ट लगाई हुई है तो आप बहुत प्रॉपर्ली बच पाएंगे एक्सीडेंट अगर कभी होता है तो। ऑटोमोबाइल मार्केट एनालिस्ट जो है J2 डायनेमिक्स, उन्होंने कहा है कि 4 एडिशनल एयरबैग्स लगाने से गाड़ी की कॉस्ट जो है 17,000 रुपये से बढ़ जाएगी, यानी कि 17,600 रुपये जो है वो बढ़ जाएगी। एक ऑबिटोरी की अगर हम न्यूज़ देखें तो नोटेड ओडिया सिंगर हैं जो उड़ीसा से बिलोंग करते थे, प्रफुल्ल कर, ये इनका निधन हो गया है और ये 83 ईयर्स के थे। तो क्योंकि ये सवाल पूछ लेते हैं कि ये कौन थे, यानी प्रफुल्ल कर जो हैं अभी वो पास अवे हुए हैं, वो न्यूज़ में थे तो वो क्या थे, तो ये क्या हैं, ये सिंगर थे, उड़ीसा के सिंगर थे, उड़िया लैंग्वेज में सिंगर थे। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो 21 अप्रैल के ये सारे करंट अफेयर्स हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और वो कैंडिडेट्स जो इनकी PDF चाहते हैं उसके लिए भी वो आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।